हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास जो हम लोग की सीरीज चल रही है एडीईओ की एमसीक्यू सेशन, उसकी तीसरी क्लास होगी। और इस क्लास में हम लोग क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, फिर से सारे एमसीक्यूज देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों को एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि आप लोगों को ये जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे पीडीएफ आपको नेक्सस आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। कहाँ होगा? आपको जाना है प्ले स्टोर में और NEXUS नेक्सस एकेडमी लिखना है। यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा क्या, हमारा ऐप, जिसमें ये पीछे आपको लोगो दिख रहा है वही लोगो दिखेगा। और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फ्री सेक्शन में आप कहाँ जाएंगे? फ्री सेक्शन में वहाँ पे आप लोगों को ये सारे इंग्लिश के जो पीडीएफ है हमारे एमसीक्यूज के, जो 1000+ क्वेश्चन के होने वाले हैं टोटल, वो आपको वहाँ अवेलेबल हम लोगों ने करवाना चालू कर दिया है। जितनी क्लासेस होते जा रही हैं उनके पीडीएफ वहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर डायरेक्टली। ठीक है। इसके साथ साथ यू कैन विजिट www.nexusiasacademy.in। आप लोगों को जो CGPSC के लिए रिलेटेड कोर्स हमारा जो लॉन्च होने वाला है फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, उसके लिए जानना है तो आप लोग उसको विजिट करके वहां से भी आप देख सकते हैं हम लोग कोर्स में क्या क्या अवेलेबल करा रहे हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों को विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कीजिए। नंबर मैं बता रहा हूँ 7009748991। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम लोगों के पास है वो क्या है? जस्ट से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोशल ऑडिट यूनिट, व्हेन वाज द सोशल ऑडिट यूनिट फॉर्म्ड इन छत्तीसगढ़। अब ये सोशल ऑडिट यूनिट क्या होता है? मनरेगा जो होता है, MG नरेगा हमारा स्कीम जो होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सोशल ऑडिट का एक यूनिट बनाया हुआ है। वो यूनिट क्या होता है? वो लोकल जो लोकलाइट पीपल होते हैं विलेजेस के, वही पीपल्स का एक आपका यूनिट होता है। जो उनका काम क्या होता है कि काम सही से चल रहा है कि नहीं, मॉनिटरली सही से पैसे मिल रहे हैं कि नहीं सबको, और जो पैसे गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है वो सही में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम होता है। तो ये लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ की सितंबर ऑफ 2013। कब? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सितंबर ऑफ 2013। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द सोशल ऑडिट रूल्स अंडर नरेगा इम्प्लीमेंटेड इन एंटायर छत्तीसगढ़। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सोशल ऑडिट रूल्स कब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू हुए थे, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ऑप्शंस देखिए आप, क्या है? ए क्या है? 10th ऑफ नवंबर 2015, देन बी इज 15th ऑफ नवंबर 2015, सी इज 10th ऑफ अगस्त 2015 एंड डी इज 16th ऑफ अगस्त 2015। द आंसर इज 10th ऑफ नवंबर 2015। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन ये इंप्लीमेंट पूरी तरह से हुआ था। तो ये हुआ था 10 नवंबर 2015 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री डिड द कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट ओरिजिनेटेड। मतलब ये जो कंसेप्ट है वो पहली बार किस कंट्री में सोशल ऑडिट के लिए कोई यूनिट बनाया गया था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वहाँ पहली बार जो गवर्नमेंट ओन्ड स्कीम्स हुआ करती थी, जो उनके लिए सोशल ऑडिट का फॉर्मेशन किया गया था, उसी से हम लोगों ने लिया है। और इंडिया में भी सोशल ऑडिट को हमने नरेगा के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से, कहाँ, विच कंट्री, पूरे दुनिया में पहली बार कौन सी कंट्री में सोशल ऑडिट चालू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA। ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द सोशल ऑडिट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है। तो इसका आपको क्वेश्चन है, पहली बार सोशल ऑडिट जो है हमारे देश में कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो इसमें आप लोगों को आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी, राजस्थान में आपको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था सोशल ऑडिट स्कीम। हम लोग यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे ना एक क्वेश्चन पे स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन हर टॉपिक से दे रहे हैं, सो दैट जब 1100 क्वेश्चन जो टोटल हम करवाएंगे आपको, उसके बाद आपको एट द एंड आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू पीपल कैन स्टिक टू दिस पर्टिकुलर नोट्स। ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चंस हैं आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खोजने निकलेंगे, कहीं अवेलेबल नहीं है ये क्वेश्चंस। ठीक है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी अवेलेबल नहीं है छत्तीसगढ़ में, बिकॉज
इंग्लिश में तो ऐसे ही बुक ईडीओ की आई ही नहीं है, और ये क्वेश्चन आपको, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। तो आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत रिलीजियसली क्लास को कीजिए। आप क्वेश्चन के साथ मतलब वन लाइनर आंसर लिखते रहिए, इसके साथ में हम ये पीडीएफ देंगे, वो भी आप एक बार लगा लीजिएगा। जैसे लिख लिए क्या, सोशल ऑडिट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया डैश राजस्थान। तो ऐसे में आपको क्या है, याद रहेगा जब रिवीजन करेंगे आप लोग बार बार, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अब देख रहे हैं, विच इज द फर्स्ट नेशनल लॉ इन इंडिया दैट रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा पहला नेशनल लॉ है जो सोशल ऑडिट को रिकॉग्नाइज करता है, किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये आपका है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गारंटी स्कीम। यही है कि आपका एमजी नरेगा जो हम बोलते हैं, एमजी नरेगा, ये एक्रोनिम है, इसके लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म यही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, एक्ट जो है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव अ मॉरल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय। जी हाँ भाई, मॉरल इम्पैक्ट कैसे होगा, अगर आपके लिए कोई चेक करने वाला आपके लोकेलिटी का आदमी है तो देयर विल बी अ मॉरल इम्पैक्ट। आप गलत करने से डरेंगे। टू चेक द इंस्टीट्यूशंस अकाउंट, मैंने तो आपको पहले ही बताया, बैलेंसेस को देखने के लिए कि जितना पैसा गवर्नमेंट का निकला है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए उतना यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये भी सही है फिर तो। टू एंश्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एग्जैक्टली सोशल अकाउंट जो सोशल ऑडिट जो होता है, सोशल आपका ऑडिट जो होता है, उसमें एक्चुअल क्या रीजन होता है, टू एंश्योर द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर तीनों क्या होगा, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम फॉर्म्ड फॉर सोशल ऑडिट। अब देखिए, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपको विलेज से रिलेटेड कि कौन ये पर्टिकुलर कमिटी को बनाएगा, कौन ये टीम को बनाएगा, तो आपको याद रखना है कि द बिगेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द थिंग दैट इज प्रेजेंट इन पंचायती राज सिस्टम इज द ग्राम सभा। ग्राम सभा से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो ग्राम सभा के पास ही पावर होता है क्या, एक इस सोशल ऑडिट टीम को बनाने का। तो आंसर क्या होगा आपका, सी जो है ग्राम सभा, वो खुद चुनते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द टीम फॉर्म फॉर सोशल ऑडिट। अब इसका क्या कुछ मतलब क्या है कि कितने टाइम तक, जैसे एक पर्टिकुलर ऑडिट टीम बनाई गई तो कब तक के लिए वो ऑडिट टीम बनी रहेगी, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑडिट टीम बनती है एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए। अब जब तक वो स्कीम चलेगी तब तक वो ऑडिट टीम एग्जिस्ट करेगी। 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना, 5 साल, जो होगा वैसा होगा, ठीक है। तो टिल द कंप्लीशन ऑफ द सोशल ऑडिट प्रोसेस, वो जो प्रोसेस पूरा होगा ना आपका, जो जनरली छोटे टाइम पे हो जाता है, मैंने बहुत लंबा स्पैन बोल दिया, उतना नहीं होता। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितने भी वो ऑडिट होने का टाइम लगेगा उतना प्रोसेस के लिए पूरा, तब तक के लिए वो स्कीम लगे रहेगी। 3 से 6 महीने के बीच में हो जाता है वो इन जनरल, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज गिवन द राइट टू कंडक्ट अ सोशल ऑडिट। किसके पास वो पावर होती है सोशल ऑडिट करवाने की, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये किसके पास पावर है, नॉर्मल लॉजिक है इसमें कि ग्राम सभा के पास पावर है। भाई ग्राम सभा ही तो टीम बना रही है, क्या कर रहे हैं हम, ग्राम सभा जो है वही तो सोशल ऑडिट टीम बनाई है। अगर ग्राम सभा ने ये सोशल ऑडिट टीम बनाई है तो ये टीम पावर कहाँ से लेती है, ग्राम सभा से। तो एक्चुअल में पावर किसके पास है, ये सोशल ऑडिट करवाने का ग्राम सभा के पास, और ग्राम सभा अपने से एक टीम बनाती है अपने मेंबर्स का, और वो ये ऑडिट को करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स इज अ सोशल ऑडिट कंडक्टेड इन अ ईयर। तो आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है कितने बार सोशल ऑडिट होता है एक साल के अंदर। तो एक जो सोशल ऑडिट है वो कम से कम 6 महीने में एक बार होना है, ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। क्या ये मतलब पंचायत के रूल्स के अंडर है, सोशल ऑडिट एक बार नरेगा के अंडर होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साल में कहीं पूछ रहा है तो 2 बार होगा, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। तो आंसर इज ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस। इन 6 मंथ एक ऑडिट होगा, अनदर 6 मंथ में दूसरा ऑडिट होगा, और 6 मंथ और 6 मंथ होता है एक ईयर। तो कितना हो गया टोटल ऑडिट, 2 ऑडिट्स, ठीक है, 1+1=2। तो ये सिंपल सा आपका मैथमेटिक्स है।
हु प्रिसाइड्स ओवर द ग्राम सभा ड्यूरिंग अ सोशल ऑडिट। अब ये क्वेश्चन बोलता है जब सोशल ऑडिट हो रहा होता है तो ग्राम सभा में कौन कौन वहां पे प्रिसाइड करता है। अब जनरली आपके दिमाग में आएगा पंच सरपंच, ये दिमाग में आएगा। आंसर ये नहीं है। उस पर्टिकुलर सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा ने जो चूज करते हैं उन लोग खुद से क्या, एक किसी मेंबर को जो प्रिसाइड करता है। तो अ पर्सन एक्सेप्टेड बाय द ग्राम सभा, आंसर देखिए, द ग्राम सभा इज प्रिसाइडेड बाय अ पर्सन एक्सेप्टेबल टू द ग्राम सभा इंस्टेड ऑफ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत हु इज नॉट पार्ट ऑफ एनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये होता है किसी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से रिलेटेड नहीं होता है ये। और वही इंसान को आप जो प्रिसाइड करता है जो आदमी ग्राम सभा ने जिनको चुना हुआ होता है। ठीक है, जो पर्सन एक्सेप्ट किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स द बजट फॉर द सोशल ऑडिट प्रोसेस। कौन सी मिनिस्ट्री होगी। तो आपको ये सिंपल कंसेप्ट है, ग्राम सभा कहाँ आता है, रूरल एरिया में आता है। गांव आता है, विलेजेस आते हैं, क्या है सारे रूरल एरिया है, अर्बन तो नहीं है। तो कौन सी मिनिस्ट्री रूरल एरिया के लिए पैसा निकालती है। आपको लॉजिक भी हर जगह ना थोड़ा सा यूज करना है जब क्वेश्चन आता है। तो क्यों बोल रहा हूं मैं, आप हर चीज याद नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक्स। आप लॉजिक लगाएंगे आंसर तक आप ऐसे क्वेश्चंस में पहुंच सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि सोशल ऑडिट, इतना तो पता है आपको कि नरेगा में हो रहा है। ठीक है, अब नरेगा होता है, सोशल ऑडिट हो रहा है नरेगा में, और नरेगा जो है वो इम्प्लीमेंट होता है जनरली रूरल एरिया में हो रहा है। और रूरल एरिया में हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट तो नहीं निकालेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन का क्या लॉजिक है सोशल ऑडिट में। होम अफेयर्स क्या सिक्योरिटी देखता है, तो वो क्यों निकालेगा। तो आंसर यहाँ सीधा, नहीं भी पता है तो आपका रूरल डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे खोजा जाता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, समझना है आपको। आंसर क्वेश्चन प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करना, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक प्रोसेस होता है, एक एप्टीट्यूड होना होना धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होता है। इसलिए ये एमसीक्यू सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कितना भी पढ़ लेंगे नॉलेज कभी खत्म नहीं होगा। आपको एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन द सोशल ऑडिट टीम। कितने मेंबर होते हैं, तो ये क्लियर है उसमें कि आपको पता होना चाहिए 5 to 7। तो मिनिमम वहां 5 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 7 मेंबर होंगे। कितना, मिनिमम देयर विल बी 5 मेंबर इन दैट पर्टिकुलर टीम एंड मैक्सिमम देयर विल बी 7 मेंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहां हो गया आंसर 5 to 7, सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस इज मेंशन अंडर विच सेक्शन। सोशल ऑडिट का जो प्रोसेस है उसका रोल जो है वो कहाँ मेंशन है कि क्या वो काम करेंगे। तो ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करना है आपको सेक्शन 12 में। ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है वहाँ क्लियर कि सोशल ऑडिट टीम जो है उसका प्रोसेस जो है वो मेंशन किया गया है कैसे उनका काम होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th क्वेश्चन इज द कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट टीम इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस इज मेंशन अंडर विच सेक्शन। अब कि उनका काम करने का तरीका कैसा होगा, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द वर्क दे विल बी डूइंग सोशल ऑडिट टीम, वो कहाँ है। तो वो आपका सेक्शन 13 में मेंशन है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, रोल क्या होगा उनका। एक्चुअल देखिए पहला क्या है, सेक्शन भी डिवाइडेड होते हैं। तो पहला ये बताएंगे कि सोशल ऑडिट टीम का काम क्या है, उनका रोल क्या है, इस पर्टिकुलर काम क्या है सोशल ऑडिट टीम का किसी भी स्कीम के अंडर। तो वो सेक्शन 12 में हो गया। अब जब काम पता चल गया है आपको तो क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए आपको काम कैसे करना है। जब काम पता चल गया सेक्शन 12 में, अब सेक्शन 13 क्या बता रहा है कि काम करना कैसे है भाई आपको सोशल ऑडिट टीम को। तो यही है, कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑडिट टीम इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो गया आपका इसीलिए बी। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट फॉर द सोशल ऑडिट प्रोसेस इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन। फिर सिंपल लॉजिक यहाँ पे है कि सेक्शन 15, सेक्शन 15। यार इसको थोड़ा सा याद करिए कि 12 में इसमें 12 में आपका रोल क्या है, फिर आपका कंडक्ट क्या होगा 13 में, 15 में क्या होगा, प्रोसेस में क्या मतलब क्या बजट किया है, बजट किस में, सेक्शन 15 में। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब एक दो बार देखेंगे ना आप, लिखे रहेंगे ऐसे लिख लीजिएगा, सेक्शन 12 में क्या है, सेक्शन 13 में क्या है, सेक्शन 15 में क्या है अपने नोट्स में। तो ये तीनों को जब देखते रहेंगे, मैंने सारे सेक्शन नहीं डाले हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही डाले हैं।
इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थॉट कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रोल ऑफ सोशल ऑडिट, कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट, द बजट ऑफ द सोशल ऑडिट, दीज आर द क्वेश्चन जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जनरली। द सोशल ऑडिट टीम मस्ट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखते हैं जो टीम है उनको क्या फॉलो करना है कोड ऑफ कंडक्ट। तो नॉन कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट, कोई भी नशीली पदार्थ को नहीं कंज्यूम करने वाले होने चाहिए। नॉट टेकिंग फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम ग्राम सभा, कोई भी मतलब कोई भी पैसा उनको ग्राम सभा से सैंक्शन, ग्रांट, लोन्स नहीं अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम पे। नॉट स्टेइंग एट एनी इंडिविजुअल हाउस इन ग्राम सभा, ठीक है, किसी भी एक घर में उनको नहीं रहना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द ग्राम सभा फॉर कोरम इन द सोशल ऑडिट। तो इसका आंसर होगा 1/10। यही कोरम ग्राम सभा में, ग्राम सभा के भी कंडक्ट के लिए होता है, तो वही यहाँ पे भी कोरम है आपका। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब मैं बता देता हूँ आप लोग को। कोरम का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मीटिंग जब होती है तो उस मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जिससे वो मीटिंग को हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो मीटिंग वैलिड होगा। अगर उससे नीचे के मेंबर होंगे तो वो मीटिंग इनवैलिड कहलाएगा, उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, 1/10 यहाँ पे बोल रहा है, तो अगर 100 लोग, अगर 1000 लोग एक ग्राम सभा में है तो इसका 1/10 होता है आपका 1/10 इज 100। तो इसका मतलब अगर 1000 लोगों की ग्राम सभा में 100 लोग प्रेजेंट हैं उस मीटिंग में, तो इस मीटिंग को किया जा सकेगा। तो वही है कि सोशल ऑडिट में भी यही स्कीम है, 1/10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी सेक्शन, टोटल सेक्शन आर देयर इन द सोशल ऑडिट, ये आप क्वेश्चन है आपका। तो टोटल इसमें 15 ही सेक्शन है। मैंने 12, 13 और 15 तो आपको बता दिया है। तो टोटल कितने सेक्शन है इसमें? टोटल सेक्शन जो है 15 सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम व्हेन वाज सोशल ऑडिट इम्प्लीमेंटेड। तो ये बोल रहा है 3 टायर सिस्टम जो है हमारा पंचायती राज सिस्टम जो है, जो जो आपका क्या होता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, इसको बोलते हैं 3 टायर पंचायत। ये हम लोगों को इसमें अब पहली बार सोशल ऑडिट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर 1996, 1996 में पहली बार सोशल ऑडिट। 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में ये डेट, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को। 1996, ठीक है। और ये किसका विजन था? एक पंचायती राज सिस्टम, डीपीएसपी में आता है वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। मैं इतना हिंट दे दे रहा हूँ आपको, आंसर मेरे को चाहिए इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट टीम। अब ये देखते हैं, पहला तो नॉट करेक्ट है, तो उसको नॉट को आप गोला लगा लेंगे कि क्वेश्चन में आपको याद रहे कि नॉट है, ठीक है। ट्रीटिंग फीमेल ऑडिटर विद डिग्निटी, नॉन कंजम्पशन अल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट, ये तो मैंने बताया अभी, ये भी सही है। रिसाइडिंग इन द हाउस ऑफ मनरेगा वर्कर और एनी गवर्नमेंट स्कीम, मैंने पहले ही बताया आपको, किसी के भी घर में नहीं रहना है उनको, और गवर्नमेंट बिल्डिंग में, तो ये भी सही है। ये सारे कंडक्ट नहीं होने चाहिए, तो मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब आंसर क्या है देख लीजिए, द सोशल ऑडिट टीम मस्ट रिसाइड ओनली इन द हाउस ऑफ मनरेगा वर्कर और गवर्नमेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग द सोशल ऑडिट पीरियड। They must treat female auditor with dignity and refrain from consuming alcohol or intoxicant during the work, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। Which of the following is not included in the social audit process? देखिए यहाँ पे ना किसी और के घर में नहीं रहना है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे जो सोशल ऑडिट टीम के लिए लोग आएंगे वो या तो नरेगा वर्कर के घर रहेंगे या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही रहेंगे, इसलिए ये सही है, ठीक है, उल्टा मत समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस अडॉप्टेड बाई छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोशल ऑडिट प्रोसेस एडॉप्टेड बाई छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट? क्या नहीं इंक्लूडेड है? तो ये देखते हैं हम। प्रिपेयरिंग अ सोशल ऑडिट कैलेंडर, ये तो इंक्लूडेड है। ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये इंक्लूडेड है। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर्स अवेलेबल इन ग्राम सभा, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जा रहा है पावर, तो ये एकदम गलत हो जाएगा आपका, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ विलेज सोशल ऑडिटर, ये भी सही है। डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर अवेलेबल इन ग्राम पंचायत एंड इंस्पेक्टेड, नॉट दोज अवेलेबल इन ग्राम सभा।
ठीक है, जो ग्राम पंचायत में अवेलेबल होते हैं वो आपके एक्चुअल में आपके रजिस्टर वो आप चेक कर सकते हैं, बट ग्राम सभा के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ का करेंगे? ग्राम पंचायत का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC इन बैंकिंग सेक्टर? आप लोग जाते हैं आज बैंक में, आप कोई भी ऑनलाइन पेटीएम खोलें, फोन पे खोलें, जीपे खोलें, तो सारे के सारे आप क्या देखते हैं आज की डेट में? KYC करो, KYC करो हर जगह। बैंक में जाते हैं KYC काउंटर, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है नो योर कस्टमर। ठीक है, कीप योर कस्टमर नहीं है, नो योर क्रेडिबिलिटी नहीं है, कीप योर क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्या है? नो योर, जानिए अपने कस्टमर को, ऐसा कस्टमर्स। ठीक है, आपको हर चीज में आजकल KYC कराना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नॉट है पहली बात तो। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये तो बिल्कुल एक डेवलपमेंट बैंक है, लोन्स देता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, तो ये तो आपको पता ही होगा, IDBI का काम ही वही है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन देना, तो ये भी एक डेवलपमेंट बैंक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये इसका भी काम यही है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज में जो बैंक है उनके लिए बैंक्स होते हैं, तो वो आपके इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम नहीं करते हैं। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स अर्न द हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट? अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंट आपको यील्ड मिल रहा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट को आप जब बैंक में डालते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है, फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट में कम होता है, करंट डिपॉजिट में तो होता ही नहीं है, और फिक्स डिपॉजिट में आपको सबसे ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए FD में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है बैंक में। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ IPPB? ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका बैंक आपका द्वार। इंडियन पोस्ट बैंक है ये, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। IPPB क्या है? इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पोस्ट ऑफिस जो है हमारे, उसको भी लास्ट ईयर क्या दे दिया था आपका? पेमेंट बैंक का पेमेंट बैंक बना दिया था। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक था कुछ दिन पहले, एयरटेल पेमेंट बैंक है भी। तो ये पेमेंट बैंक का काम क्या होता है? इस पेमेंट बैंक का एक्चुअल काम होता है कि जो पेनिट्रेशन है फाइनेंशियल, जो आपके जो बैंक्स हैं उनका पेनिट्रेशन छोटे से छोटे जगह पे हो। इनका काम लोन देना नहीं होता है, इनका काम क्रेडिट देना नहीं होता है। NDTL जो होता है, नेट डिमांड टाइमलाइन जो होता है, नेट डिमांड, उसमें इन लोगों का मेन काम होता है कि इन लोगों का काम है कि आप बैंकिंग सिस्टम में बैंक खोले जाएं, 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन, दे कैन इशू ATM कार्ड फॉर यू, आप ATM कार्ड ले सकते हैं उनसे, और ये छोटे छोटे अपने जगहों पे होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने समझा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन रेलवे के बाद इंडिया में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, एक एक विलेज में है, तो वो है पोस्टल डिपार्टमेंट का। तो इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और सारे पोस्ट ऑफिस को क्या कन्वर्ट कर दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस को ही एक पेमेंट बैंक बना दिया। उससे अब हर उनके पास क्या हो गया, जगह की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से सेटअप जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अवेलेबल था। सम न्यू अपॉइंटमेंट्स वर गिवन टू द पीपल, तो उससे वो बैंक का काम करने लगा। उनका एक्चुअल में टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, तो ये आपको यू शुड नो दैट अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हुज प्राइमरी फंक्शन इज, बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। भाई ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पीस पीस क्यों करेगी बैंक? बैंक का काम है पैसा कमाना, ठीक है, और पैसा देना। फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स, नहीं भाई, इंपोर्ट्स के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। कंडक्टिंग कॉम्पिटिशंस, ये भी गलत हो गया। डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट, यस। देखिए बैंक का ना, मैं आपको छोटा सा यहाँ समझाया था, बैंक का मेन काम क्या होता है? बैंक है यहाँ, समझिए आप। ठीक है, बैंक बैंक लोगों से पैसा लेती है, मनी लेती है, ठीक है, और ये लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है। मनी लेती है तो आपको क्या देती है? इंटरेस्ट रेट देती है। और लोन देती है तो यहाँ से क्या लेती है? ये चार्ज करती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट होता है, आपको कहीं FD में 6% का इंटरेस्ट दे रही है और फिर सेविंग अकाउंट में 4% का,
तो ये इंटरेस्ट आप देखे होंगे जनरली 8% 9% का होता है होम लोन, कार लोन 11% का होता है, पर्सनल लोन ऐसा होता है। तो ये मिसमैच जो देख रहे हैं आप 6% और 8%, तो इसी बीच में ये ही 8% से आपका 6% ये अपने किसको दे देती है, आपको जो पैसे दिए हैं जिन लोगों ने, और 2% जो है आपका बैंकिंग सिस्टम में रह जाता है, ये इनका इनकम रहता है, और ये न्यू जनरेशन है और इससे ये और क्या लोन प्रोवाइड करती है। तो बैंक इज डूइंग दिस पर्टिकुलर वर्क, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, बहुत इजी वे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये तो है भाई, आप जाके पैसा जमा करते हैं ना एक पब्लिक बैंक में, कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब पब्लिक नेशनल बैंक है सारे, कमर्शियल बैंक हैं सारे। ग्रांटिंग लोन टू द पब्लिक, मैंने अभी बताया पैसा जमा और निकलता है लोन, तो दोनों सही हो गया। क्रिएटिंग क्रेडिट, ये भी एकदम सही हो गया। फंड ट्रांसफर, ये प्राइमरी काम नहीं है फंड ट्रांसफर इनका, ठीक है, ये प्राइमरी काम है, ये बेसिक मैंने अभी क्या समझाया आप लोगों को, वो प्राइमरी काम था, बैंक काम उसके लिए ही करती है। अब ये जो है और सारी चीजें फंड ट्रांसफर करना, ये सारे आरटीजीएस एनईएफटी ये सारे एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि करने ही पड़ेंगे भाई, आपको सहूलियत देनी पड़ेगी, पैसा किसी का जमा है तो फंड ट्रांसफर इज नॉट अ प्राइमरी वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन मैंने जो पीछे आपको एग्जांपल दिया वही है, डिपॉजिंग, ग्रांटिंग, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट देना, ये सारी चीजें। बैंक इंक्लूडेड इन द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक आर कॉल्ड एज स्केड्यूल बैंक, सिंपल है। तो देखिए कोई भी इंडिया में बैंक है, उन सारे कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई का सेकेंड स्केड्यूल है उसमें रजिस्टर होना पड़ता है, तब वो कहलाते हैं क्या, क्या बोलते हैं उनको, कमर्शियल बैंक या पब्लिक बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है कि स्केड्यूल के अंदर, किसी स्केड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है तो उनको क्या बोला जाएगा, स्केड्यूल बैंक, ठीक है, स्केड्यूल बैंक बोला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक, तो लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्या बैंक? जी हाँ, बिल्कुल, जाएंगे तो 1,000 रुपये किसी बैंक में, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये लेके ईयरली आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, आपको एक चाबी दे दी जाती है, आप जाके उसके ऊपर अपना सामान रख सकते हैं। तो ये तो सही हो गया, और क्वेश्चन बोला है नॉट, तो ये आपका इस सही है, तो इसको छोड़ देंगे अभी। चेक्स एंड ड्राफ्ट फैसिलिटी, भाई आप चेक जमा करते हैं ना, कहाँ जाके जमा करते हैं चेक्स और ड्राफ्ट? तो बैंक में ही जाके जमा करते हैं, तो ये भी एक काम है। कलेक्टिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड डाटा, कलेक्शन ऑफ, हाँ बिल्कुल है उनके पास, लोन्स किसको प्रोवाइड किए हैं, लोन्स किससे लिए हैं, इंटरेस्ट किसको चार्ज किए हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्यों होगा, नहीं होगा, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज द हु इज द कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कंट्री, अब बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। व्हाट वाज वेयर वाज द कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड, तो ये बोल रहा है कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, कोऑपरेटिव बैंक बनते हैं वैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये आपका इंग्लैंड में सबसे पहले चालू हुआ था, क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? इंग्लैंड में चालू हुआ था, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, उनकी लाइबिलिटी कितनी है? तो इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक की होती है? कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करते हैं आप वहीं तक की रहती है, उससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है। व्हाट इज PACS, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो आपको इसलिए फुल फॉर्म के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बार बार कि आपको पता हो। तो PACS क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। APMC जो होते हैं आपके मंडीज जो होते हैं, उसको ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के का ही काम होता है, वैसा ही एक काम होता है इनका भी, ठीक है। ये जो एक्चुअली क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में। सबसे बेसिक लेवल पे एग्रीकल्चर के लिए किसी जगह पे आपको पैसा लेने जाना है, पैसा चाहिए, तो कहाँ पे आप जाएंगे? PACS के पास जाएंगे, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DCCBs, तो DCCBs का क्या फुल फॉर्म होता है? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो आपने देखा होगा जैसे रायपुर कोऑपरेटिव बैंक, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, ऐसे बैंक के नाम काफी सारे सुने होंगे। तो ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? DCCBs, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है।
अब इनको क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जब एक टाइम था, तब जो बैंकिंग सिस्टम था वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया था हर जगह पे, ठीक है, रूरल एरिया पे। तो ये सारे बैंक्स को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को बनाया गया था उस पर्टिकुलर टाइम में, सो दैट बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए किनको, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को स्पेसिफिकली। इनका मेन पर्पस वही था उस पर्टिकुलर टाइम में, बैंक पेनिट्रेशन जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी कम था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग से एक बैंकिंग सिस्टम बनाया गया जिसमें पूरा सिस्टम थोड़ा सा कॉर्पस जमा किया जाता है और लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक में तो आपको समझ आएगा, या मैं पढ़ाएंगे जब हम इकोनॉमी तो उसमें बताएंगे आपको। तो उसमें आपका क्या काम है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नफेड, NAFED? तो नफेड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब ये क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं इज द टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, मार्केट करती है उनको, ठीक है। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था, October 2, 1958 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है ये। ड्यूरिंग विच प्लान वॉज द नेशनल नफेड फॉर्म? तो आपको सिंपल सा लॉजिक मैंने अभी बता दिया, आपको ईयर क्या बताया मैंने, 58। तो आपको पता है कब हुआ था क्या आपका 58 में, कौन सा 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान। 56 में आपको पता है, देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान में महालबोनिस मॉडल था। महालबोनिस मॉडल में क्या, भिलाई स्टील प्लांट को या हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमफोर्स किया था। वैसे ही फिर एग्रीकल्चर के ऊपर ये सेकेंड थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसमें बहुत एम्फेसिस दिया गया था, उसी में नफेड को स्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर क्या होगा, थर्ड 5 ईयर प्लान, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। What is the meaning of NCUI? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। Who determines the interest rate on deposit for cooperative credit society? कौन है जो इंटरेस्ट रेट बताता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में कितना होना चाहिए? तो वो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव बैंक का, वही बताता है कि कितना, चेक्स एंड बैलेंसेस देखता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितना एक बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए और कितना हम लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो आप लॉस पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंबरशिप एंट्री एंड शेयर एलोकेशन इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो इसके लिए मेंबरशिप होती है हर कोऑपरेटिव बैंक में, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें मेंबरशिप कौन देता है, तो मैनेजिंग कमेटी, एक कमेटी हर जगह, हर एक कोऑपरेटिव बैंक में एक कमेटी होती है जो लोकल पीपल्स की होती है, जिसमें इलेक्शन होता है, इलेक्ट करके इनको बनाया जाता है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं, ऐसा बनाया जाता है 5-6 मेंबर। तो यही कमेटी बताती है कि कौन कौन मेंबर होंगे, ठीक है, मैनेज करती है। हु इज अनदर, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बोल रहा हूँ, तो इसका है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नोन एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया आर कॉल्ड एज अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। गाइस, आप लोग को मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, इस क्लास के बाद आप लोगों को एक काम क्या करना है, आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वो है आपको नेक्सस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ नेक्सस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने आप लोगों को, क्योंकि उसका रीजन बीइंग कि आप लोगों को सारे मटेरियल जो भी अवेलेबल हम करवा रहे हैं, वो सारे मटेरियल हम लोग कहाँ अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों को, तो नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में ही हम कराएंगे। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा नेक्सस एकेडमी के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट ADEO के लिए। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले से ऐप डाउनलोड करके रहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ADI ADEO। तो ये सब एग्जाम के लिए हम लोग मटेरियल भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस भी बना रहे हैं, यूट्यूब में आप देख ही रहे हैं, जैसे अब क्लासेस आ रही हैं, जुडिशियरी की क्लासेस आ रही हैं, आपके ADEO की आ रही हैं, ADI की आएंगी, CGPSC की तो आ ही रही है हमारी क्लासेस। और ये सारे क्लासेस के बीच में आप लोग ऐप डाउनलोड करके या टेलीग्राम चैनल में जुड़ के बिल्कुल आप लोग क्या ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, लाइक करिए, नीचे लाइक बटन है, उसको लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, 1 सेकेंड का काम है। इट गिव्स अस मोटिवेशन
ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। मैं देखता हूँ कि 70-60% लोग अनसब्सक्राइब लोग इसको वॉच कर रहे हैं। गाइस सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको और इजीली बार बार खोलना नहीं पड़ेगा चैनल को, इजीली आपको पता चल जाएगा जब भी कोई मटेरियल हमारा डलेगा नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट डज डेमोक्रेटिक कंट्रोल इन कोऑपरेटिव मीन्स? इसका मतलब कंट्रोल बाय मेंबर यूजर्स। ठीक है, इसका मतलब विच कमिटी सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बैंक? तो ये है आपका नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव बैंक के लिए। किसने? नरसिम्हन कमेटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन? तो ये क्वेश्चन को भी रहने दीजिए। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन? तो सेल है इसमें। सिडबी क्या है? एक बैंक, बैंक को देखती है। सेबी का काम क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर को देखने का। नाबार्ड का काम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का। वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो सेल जो है वो मार्केटिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? सारे देखने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर है उसको देखने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने के लिए। तो ये आपका आंसर होगा सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो देखते हैं। कीपिंग गवर्नमेंट इशूज इन वेरियस अकाउंट्स, बिल्कुल सही है। फॉर्मुलेटिंग फंडामेंटल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ। CRR, SLR, CAR, ये सारे तो इन्हीं लोग बताते हैं, तो भाई ये तो सही हो गया। ऑल फंक्शंस ऑफ द RBI, ऑल आर द फंक्शन ऑफ RBI। तो अब देखते हैं ये वाला आंसर सही होता है कि नहीं, ए को देखने के बाद समझ आएगा। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू जनरल पब्लिक, नहीं भैया, जनरल पब्लिक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा नहीं देता है। यही काम थोड़ी ना बचा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास की जनरल पब्लिक को ही पैसा देगा। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, मतलब ए आंसर सही हो गया और डी गलत हो गया आपका। ठीक है, इससे if the Reserve Bank of India reduces the cash reserve ratio, what will happen to loan facility? CRR को कहीं कम करेगा तो लोन फैसिलिटी में क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को, इतना इजीली नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। भले ही ये क्लासेस MCQ की हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट जहाँ पे बताया जा सकता है बता देता हूँ। बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एक बैंक है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको। एक बैंक में कहीं 100 रुपए आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 100 रुपीज डिपॉजिट हो रहे हैं। तो बैंक जैसे ही उसको डिपॉजिट लेगी, बैंक का दूसरा काम क्या है? लोन देना है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेफ्टी मेजर्स के रूप में कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो रखा है, SLR एंड CRR। अब ये SLR और CRR के जैसे ये 100 रुपए बैंक के पास आए, तो बैंक जो है CRR निकालेगी। 4% का CRR है इंडिया में। इसका मतलब क्या होगा? उतने पैसे को बैंक को अपने ही पास कैश में रखना है, कैश रिजर्व रेशियो। क्यों? अगर बैंक रन हो गया, अचानक से लोग पैसे मांगने आ गए और पूरा का पूरा लोन दे दिया आपने, तो आप पैसे कैसे देंगे? इसको रिजर्व रखना है, ये आप देंगे भी नहीं किसी को। ये सेफ्टी मेजर्स के रूप में रखा जाता है, ठीक है, हर दिन का दिन। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो ये जो है 21% अभी है, 21% जैसा है, 21-22% है। तो ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है। गवर्नमेंट को इस 100 रुपए से 4 रुपए रखने हैं अपने पास, मतलब बैंक को, फिर 100 में से 21-22 रुपए किसको देने हैं? ये या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकती हैं इसका, या फिर और क्या कर सकते हैं, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये सारे और 2-3 ऑप्शन है। तो ये क्या होता है? ये स्टैट्यूटरी लिक्विड है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। जैसे ही गवर्नमेंट को वापस करेंगे तुरंत पैसा दे देंगे। गोल्ड बहुत लिक्विड चीज है, तुरंत पैसा मिल जाएगा इससे। तो ये बैंक, इसके बाद 25% के बाद जो 75% बचता है, उसमें बैंक जो है वो लोन देती हैं। ठीक है, तो ये SLR कहीं कम होगा, SLR कहीं रिड्यूस, मतलब 2% कर दिए, तो बैंक के पास ये 75 में +2 हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। अगर ये 77 रुपीज है, तो बैंक क्या दे पाएगी? लोन ज्यादा दे पाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में आपको समझने के लिए चीज। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, आपको ऐसे कंसेप्ट हम CGPSC की क्लास में हर चीज में ऐसे ही हम समझाते हैं आपको, सो दैट आपको बहुत डेप्थ में क्लियरिटी समझ आए। ठीक है,
ये तो क्लास में हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि हमको बहुत जल्दी ही खत्म करना है क्लासेस को, एमसीक्यू सेशंस है, तो हम इतना ही बता पा रहे हैं, ये बहुत डेप्थ में और बताते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग कहीं सीजीपीएससी की तैयारी भी सोच रहे हैं और इंग्लिश में आपको अवेलेबल नहीं है मटेरियल, समझ नहीं आती चीज़ें, ऐसे जो टिपिकल कंसेप्ट हैं, तो आप लोग सीजीपीएससी की हमारी क्लास है उसको भी ले सकते हैं। आप लोग ऐप में जाके देखिए, या फिर अभी 50% फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके ले सकते हैं उसको, ठीक है। 7995 उसका कॉस्ट है, 16,000 एक्चुअल कॉस्ट है, हमने 50% अभी डिस्काउंट रखा है, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज फॉर्म फॉर सीजीपीएससी। विच बैंक परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एक ही है देश में भाई, चार नहीं है। बैंक मस्ट मेंटेन अ स्पेसिफिक रेशियो बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड टोटल एसेट विच इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मैंने अभी समझा दिया है। ये कैश रिजर्व रेशियो और टोटल एसेट के बीच में और क्या मेंटेन का स्पेसिफिक रेशियो होता है? एसएलआर, मैंने बताया ना, तीन चीजें, पैसा आया सीआरआर रखे और बीच में क्या एसएलआर भी रखे, तो यही एसएलआर है वो, ठीक है। विच कमिटी वॉज फॉर्म फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, तो ये नरसिम्हन कमेटी, ये आपको एकदम पता होना चाहिए, नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सिस्टम इंडिया में, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो देखते हैं क्या है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर इट्स मेंबर, एकदम एग्जैक्टली सही, यही एक्चुअल बैंक कोऑपरेटिव बैंक बनाने का रीजन भी है, कि जो अपने खुद के मेंबर हैं उनको उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लोन रिकवरी नहीं है उनका, सरफेसी एक्ट के अंदर होता है, ये सब दूसरी चीजें हैं। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू डायरेक्टर, ये तो करप्शन टाइप की चीज हो गई भाई, नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि ये आंसर है इसका, ठीक है। In which chapter of the Banking Regulation Act, when the Banking Regulation Act 1949 is the cooperative bank mentioned, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से चैप्टर में ये मेंशनड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है, पार्ट 05, पार्ट 5 में, पार्ट 5, ठीक। विच ग्रेट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव मैन इन छत्तीसगढ़, किसको छत्तीसगढ़ का कोऑपरेटिव मैन बोला जाता है, तो ये आंसर है आपका राम गोपाल तिवारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राम गोपाल तिवारी जी हैं, ठीक है, गेट इट। व्हेन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, जो जुलाई का फर्स्ट सैटरडे है आपका, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में जो किया गया था सेलिब्रेट, उसका कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, उसका जो आपका मोटो था, ठीक है, थीम था। तो कब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब आप क्वेश्चन जो आएंगे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच सेक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो ये आपको देखते हैं हम, तो 12 सेक्शन 12 फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एकदम सही है, ये सीआईसी जो होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर ही बनता है, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कहाँ दिया गया है? सेक्शन 12 में। सेक्शन 15 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एकदम सही, सेक्शन 15 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का बात की गई है। सेक्शन 26 ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। सेक्शन 13 रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, नहीं, सेक्शन 13 डज नॉट डील विद रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में आपको ये 12 और 15 पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि सीआईसी कौन से में है? सेक्शन 12 में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन किस में? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 15 में। सेक्शन 12 ऐसा लिख लीजिएगा, सेक्शन 15, ठीक है। तो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ इम्प्लीमेंटेड इन 1766, इसका आंसर है स्वीडन, ठीक है। पहली बार राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो स्वीडन में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1766 में आया था, ठीक है। अंडर विच सेक्शन इज द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, अभी मैंने बताया सेक्शन 15, सोचना ही नहीं है, अब तो आंसर पता है आपको। Who is exempted from paying an application fee for obtaining information? पुलिस नहीं भाई, गवर्नमेंट नहीं, दे हैव टू ऑल्सो गिव 10 रुपीज। पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जी हाँ, पीपल जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर फ्री में अपना इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और इन जनरल
पब्लिक को क्या करना पड़ता है, 10 रुपए का एक स्टाम्प आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए आपको 10 रुपए खर्चे करने पड़ते हैं, मगर इन दोनों में नहीं करने। बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप बीपीएल लोग जो हैं उनको नहीं लगता है ये, ठीक है। व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास्ड बाय लोकसभा, तो ये 11 मई 2005 को, आपको पता होगा 2005 में ये यूपीए की गवर्नमेंट ने पास किया था इसको, जो यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी उसने पास किया था 11 मई 2005 को। फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास बाय राज्यसभा, ये इसके बाद 12 मई, 11 मई को, देखिए 11 मई को ये 2005 में ये गया लोकसभा में, लोकसभा जैसे ही पास की तो बिल चला जाता है राज्यसभा में, फिर राज्यसभा इसको पास कर दी 12 मई को ही पास कर दी अगले दिन, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास क्या था, लोग थे, मेजोरिटी थी वहां पे यूपीए की। पास होते साथ ये चला गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया, और ये बन गया क्या, एक्ट, ठीक है। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, तो ये डी है 15 जून 2005। तो क्या क्या डेट होगा, 11 में लोकसभा, 12 में राज्यसभा, एंड 15 जून, ऐसे याद रख लीजिएगा, स्कूल खुलता है ना 15-16 जून को, वैसे ही में फिर प्रेसिडेंट ने उसी टाइम पे असाइन कर दिया किसको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद ये एक्ट बन जाएगा फिर, ठीक है, क्या बन जाएगा, व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स, तो ये आपका फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2005। तो ये क्या क्या हो गया, 11 मई का डेट, 12 मई का, 15 जून का, और एक हो गया 12 अक्टूबर को, ये एक्ट एक्चुअल में हो गया क्या, लाइव हो गया, ठीक है। तो ये ऑन काम करना चालू कर दिया, मतलब जो आपका 12 अक्टूबर का दिन है 2005, उसके बाद 13 अक्टूबर से, 12 अक्टूबर के दिन से ही वहां 10 रुपए के स्टाम्प में आप आरटीआई लगा सकते थे, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायोलेशन विद इन हाउ मेनी डेज शुड इट बी प्रोवाइडेड, इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर आरटीआई लगाया गया और वो आरटीआई किसी ह्यूमन राइट वायोलेशन के लिए लगा है, तो कितने दिन के अंदर आपको देना है, तो आपका ये है 48 घंटे के अंदर उस अथॉरिटी को, जो कंसर्न अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर आरटीआई से रिलेटेड, उनको देना है आंसर। एक सेकेंड, 48 नहीं यार, जस्ट अ मिनट है यहाँ पे, एक मिनट। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि अगर राइट टू ह्यूमन राइट वायलेशन है तो उसमें कितने दिन के अंदर देना है, तो ये आर्स नहीं है पहले, तो ये गलत प्रेसिडेंट हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें होगा, ये डेज है एक्चुअल में, डेज, ठीक है। तो इसमें आपका पता होना चाहिए 45 दिन के अंदर ये राइट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से इनको बात करनी है, और ये दे सकते हैं कि नहीं करके हम ये डिटेल्स को, और वो डिटेल्स कहीं दे सकते हैं, तो 45 डेज के अंदर उनको देना है, ठीक है। व्हाट इज द डेली पेनल्टी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई, 250 रुपये पर दिन पेनल्टी लगती है जिस ऑफिसर को, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, जिनको ये आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आप लगाए हैं, जिस अथॉरिटी को आपको प्रोवाइड करनी है, अगर वो अथॉरिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है एक पर्टिकुलर टाइम, जो ड्यूरेशन है आरटीआई का उसके अंदर, तो इनको हर दिन 250 रुपये पेनल्टी लगेगी, उनके तनख्वाह से कटता जाएगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर ऑब्टेनिंग आरटीआई अंडर 2005, तो मैंने तो बता ही दिया, 10 रुपये है, 10 रुपये, 10 रुपीज, तो आंसर ए है, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज द फर्स्ट अपील भी रिजॉल्व अंडर आरटीआई एक्ट 2005, तो कितने दिन में, पहले आप जब लगाए हैं आरटीआई तो कितने दिन के अंदर होना चाहिए, 30 दिन के अंदर आपको देना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर नहीं रिजॉल्व करते हैं, आपको आंसर नहीं मिलता है उस आरटीआई का, तो कितना रुपए कटेगा उनके तनख्वाह से, 250 रुपये पर डे का पेनल्टी लगेगा, ठीक है, उस अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी को। विद इन हाउ मेनी डेज द सेकेंड अपील बी रिजॉल्व अंडर द आरटीआई एक्ट, तो सेकेंड अपील आप दूसरी बार जब आरटीआई लगाएंगे तो 90 दिन का टाइम आपको देना होगा उस अथॉरिटी को। व्हाट इज द एज रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग द आरटीआई, कितना मिनिमम एज होना चाहिए, जैसे 18 ईयर्स ऑफ एज एडल्ट सफरेज है आपका वोटिंग के लिए, ऐसा कोई एज है क्या, नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, 15 साल का बच्चा भी लगा सकता है आरटीआई, भाई उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21।
आपका फंडामेंटल राइट है, आपको पता होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपको कोई भी इंसान, हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है, तो फंडामेंटल राइट किसी ऐसा नहीं एज से लिमिट हो, एज से बाहर हो, ठीक है। अंडर विच section the can the state information chief information commissioner other commissioners be removed from proven misconduct or incapacity। तो वो सेक्शन 17 जो स्टेट इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको रिमूव कर सकता है कौन, सिर्फ गवर्नर रिमूव कर सकता है। और उसका क्या होना चाहिए, मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी ये आपको बतानी है कि इन्होंने की है, तभी ये हो सकता है, ठीक है। और उसकी इंक्वायरी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। Under the RTI Act 2005, which of the following information is not accessible to citizens? RTI के अंदर कौन से सेक्शन या कौन सी चीज़ें आपको नहीं है एक्सेसिबल। तो देखिए, एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जी हाँ आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके बारे में भी आप RTI लगा सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जी हाँ लगा सकते हैं, उसी लिए तो RTI है एक्चुअल में, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, तो भैया सिक्योरिटीज में आपका ये RTI नहीं लगता है, ठीक है। आप बोलेंगे मेरे को सिक्योरिटी से रिलेटेड होम मिनिस्ट्री के अंदर जो एयरफोर्स है, BSF है, सीमा सशस्त्र बल है, तो इन सब के बारे में जानकारी चाहिए डेप्थ में, तो नहीं मिलेगा वो, ठीक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन वाई CD और फ्लॉपी डिस्क। अब आपको पेपर में नहीं चाहिए, CD में चाहिए, फ्लॉपी डिस्क में चाहिए, तो 50 रुपये दे दीजिएगा भैया, 10 के बदले 50 है, सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 50 रुपये दे देंगे आप, तो आपको ये CD में मिल जाएगा। डिजिटल, ये डिजिटलिटी बढ़ रही है आजकल। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट CIC इन रायपुर। तो इसका है निर्मल छाया। क्या नाम है जहां छत्तीसगढ़ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जो है, उसका नाम है निर्मल छाया। क्या है, निर्मल छाया, ठीक है। बिफोर whom डज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर टेक ओथ। तो ये तो प्रेसिडेंट है यार, सिंपल सा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब बनते हैं आप, तो उसमें किसके सामने ओथ लेते हैं आप, तो ओथ लेते हैं आप किसके सामने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 12 RTI के अंदर आप बनते हैं, फिर सेक्शन 15 के अंदर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है। बिफोर whom डज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर टेक ओथ, गवर्नर। अगर वो प्रेसिडेंट के सामने ले रहे हैं तो ये गवर्नर के सामने लेंगे, सिंपल लॉजिक, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। व्हाट वाज, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मत पहुंच जाइए। अगर को जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्रेसिडेंट के पास ले रहा है तो ये गवर्नर के पास लेंगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द RTI एक्ट। तो ये थे तमिलनाडु। 1997 में पहली बार इन्होंने ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। जो इन पैन इंडिया उस टाइम पे नहीं आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके पहले इन्होंने अपने स्टेट में राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट किया था। पैन इंडिया 2005 मैंने बताया, ठीक है आपको। 12 मई, 11 मई, 12 मई, 15 अक्टूबर हमने देखा ना अभी, वही वाला डेट था RTI का इंडिया में, पैन इंडिया। ये तमिलनाडु ने 1997 में खुद से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट किया था। इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी टाइम इट मस्ट बी प्रोवाइडेड। कि अगर किसी के इंसान के जान की बात हो रही है और RTI लगी है, उसमें फांसी है, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 48 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर केस में RTI कंसर्न अथॉरिटी को उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर देना होता है, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन विद इन हाउ मेनी डेज। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन है तो कितने दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करना है, तो उसका आंसर है आपका 45 दिन के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर ऑब्टेनिंग RTI। ये तो मैंने बता दिया है, 10 रुपये, डबल हो गया क्वेश्चन। वो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एन एप्लीकेशन फी फॉर ऑब्टेनिंग, ये भी बता दिया मैंने, BPL। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे RTI और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे और क्वेश्चन देखेंगे इकोलॉजिकली रिलेटेड, और बहुत सारे अभी काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं हमारे इसमें। तो आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मेरा एक ही बस आप लोगों को बोलना है, लाइक करिए कमेंट को, ठीक है, सॉरी, लाइक करिए क्लासेस को, कमेंट करिए। कोई भी डाउट आ रहा है आपको, और कोई डेप्थ में डाउट किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम से, CGPSC से रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कॉल कर सकते हैं मेरे को 700974 पे, ठीक है। जब मन कर रहा है आप कॉल करिए, कुछ भी दिक्कत आ रही है रिलेटेड टू एग्जाम, ठीक है, कोई भी प्रेपरेशन से दिक्कत है आपको। नेक्सस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, किसका, नेक्सस एकेडमी का। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ आपको ये जो PDF हैं सारे हम पढ़ा रहे हैं वो वहीं अवेलेबल है, फ्री सेक्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हम लोग ADO की लेंगे अब अप्रैल मई के मंथ में,
3 से 4 टेस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा एक अपने आप को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। आपको कहीं सीजीपीएससी की तैयारी में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, दैट आर मिनिमलिस्टिक कॉस्ट। हमने बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रखा है स्टूडेंट के लिए उसको, एग्जेजरेटेड प्राइस नहीं है 30 40 50 हज़ार रुपए। ठीक है, तो इट इज़ कॉस्टिंग यू 50% डिस्काउंट में 15995 का है एक्चुअल में, बट अभी 50% डिस्काउंट करके हमने 7995 में उसको लॉन्च किया है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेना। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज। बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक, बी इन अ पॉजिटिव मूड। ठीक है।